हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा कल के आगे से ही कंटिन्यूस रहेगा। कल आपने देखा था कि लिविंग वर्ड में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे आसपास कौन सी है, राइट? तो जल्दी से देख लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ग्रोथ, तो आज हम इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर काइंड। प्रोजेनी, इसकी दूसरी मीनिंग होती है ऑफ स्प्रिंग, या आप सिंपल लैंग्वेज में से कह सकते हैं चाइल्ड, बच्चे, किसी भी जीव के बच्चे, राइट? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे जीवों का उनको जन्म देना या उत्पन्न करना। दो टर्म्स यहाँ पे ध्यान रखिए रिप्रोडक्शन में। एक मैंने कहा कि बर्थ, जन्म देना, और एक होता है प्रोड्यूस करना। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोड्यूस, इसको हम तब यूज करते हैं इस वर्ड को, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, राइट? जैसे अमीबा। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बच्चे को जन्म दे रहा है, राइट? यहाँ पे होगा प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज एक ही सेल से क्या हो रही है, दो नई सेल्स का निर्माण हो रहा है। कल आपने ये देखा था कि एक सेल है, ये एक अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, तो रिप्रोड्यूस करके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या होगा, दो नई सेल्स बनाएगा। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। बर्थ किस कंडीशन में कहेंगे, जब कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस में क्या है, दो तरह के गैमेट्स होंगे, हिंदी में कहेंगे युग्मक, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। एक फीमेल से गैमेट आएगा, एक मेल से गैमेट आएगा, राइट? सपोज ह्यूमन के केस में हम देखते हैं, फीमेल में गैमेट क्या है, एग, और मेल में गैमेट क्या है, स्पर्म। ठीक, तो इन दोनों के फ्यूजन से जो भी संतान उत्पन्न होगी वहां पे हम कहते हैं बर्थ करना। तो इतना बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन की जो लैंग्वेज है, प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर काइंड, अपने ही जैसे बच्चों का जन्म देना या उनको प्रोड्यूस करना, राइट? अब इसमें देखते हैं कि रिप्रोडक्शन आपके कितने टाइप के इसमें होते हैं। तो सबसे पहले देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक सिंगल सेल जिसमें कि सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट करती है, ये सिर्फ एक ही गैमेट इस पे रहेगा, ये डिवाइड होके क्या करेगी, दो नई सेल बनाएगी। ये बहुत टाइप के होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जांपल दे रखा है हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या करेगा, बडिंग, इसके साइड में क्या आता है, ऐसे उभार आ जाएगा, और जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा इसमें डेवलप होगा, ये नीचे गिर जाएगा और फिर यहाँ से एक नया हाइड्रा बन जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, बहुत जल्दी, टाइमिंग बहुत कम। रीजेनरेशन, प्लेन एरिया, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी बुक में। इसमें क्या होगा, प्लेन एरिया के अगर आप अलग अलग इसके कट बाई चांस हो जाते हैं या इस तरह से टूट जाता है प्लेन एरिया, तो ये हर एक खंड से एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा।
और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिर्फ एक सेल है, एक ही जीव है। यहाँ से क्या है, किसी दूसरे जीव की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेल से ही नए जीव बन रहे हैं, चाहे प्लांट के केस में हो या एनिमल के केस में हो। फिर से देख लीजिए, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल टाइप का होता है, एक सिंगुलर सेल से बनता है और अपने ही जैसे सेम संतान होती है। इसका मतलब है कि जो लक्षण पेरेंट में होंगे सेम वही उसकी प्रोजेनी में होंगे, जो उसकी संतान उत्पन्न होगी सेम वही कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे। कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई नई चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसका एक और एग्जाम्पल है आपके पास, तो शायद 11th में इतना डीपली तो नहीं दे रखा, 12th की क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से ये समझा रखा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। आपने देखा होगा कि जैसे हमें गुलाब का जो प्लांट होता है, हमें उसके बहुत सारे पौधे बना दे, तो आप क्या करोगे, उसका बीज यूज करोगे या उसकी कलम बनाओगे? मोस्टली कलम बनाते हैं, है ना। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने देखा एक प्लांट है और इसकी हमने छोटी छोटी कलम बनाई इसको कट करके, और जैसे ही हम इसे मिट्टी में रोपित करेंगे फिर से एक नए बहुत सारे प्लांट हमारे बन जाते हैं। तो ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, राइट। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जितने भी नॉन लिविंग है वो रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता है, कोई सा भी, ना तो एसेक्सुअल और ना ही सेक्सुअल। बट ऑल लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। और ऐसा भी नहीं है कि जो लिविंग है, सजीव है, वो सारे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। उनमें से भी कुछ ऐसे जीव आपको आसपास देखने को मिलेंगे कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, एक तरह से वो स्ट्राइल होते हैं, जैसे हिंदी में बोलेंगे बाज, जिनके बच्चे नहीं हो सकते। आप बता सकते हैं ऐसे कौन से जीव है? एनिमल तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब उनकी संतानें कभी नहीं हो सकती है। एनसीईआरटी में आपके यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा लिविंग बीइंग है या कौन सा ऐसे एनिमल है, सजीव तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जबकि आप पढ़ रहे हो कि सिर्फ नॉन लिविंग जो है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है। खिरसू, जीआईसी खिरसू है जी, बेटा बोलिए। मैम खच्चर, म्यूल खच्चर बोलते हैं जिसको। वेरी गुड। तो आपको पता है कैसे होता है, क्यों ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं? मैम उसमें हम स्पर्म या फिर हॉर्स के लेंगे या फिर डोंकी के लेंगे, और एक्सेल होंगे वो या फिर हॉर्स या फिर डोंकी से लेके उनको कराते तब म्यूल बनता है। वेरी गुड। तो यही बैठ जाइए आप, यही क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बहुत छोटे छोटे आपको लगेगा बहुत इजी है, लेकिन यही से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे लिविंग बीइंग है, कौन से ऐसे सजीव है, कौन से एनिमल है जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूल, खच्चर, राइट। इसमें क्या होगा, डॉगी और हॉर्स का फ्यूजन। या तो फीमेल डंकी होगा या मेल हॉर्स होगा, या मेल हॉर्स होगा फीमेल डंकी होगा, राइट। ऐसे ही इसमें दूसरा एग्जाम्पल है वर्कर हनी बीज। मधुमक्खियां तो आपने देखी होंगी, मधुमक्खी का छत्ता होता है, राइट। उसमें कुछ वर्कर्स हनी बीज होती है जो फ्लावर्स पे जाके नेक्टर को लेके आती है। जो फूलों का जो रस होता है उसे कहते हैं नेक्टर। इसको लेके जो छत्ते तक आती है, फिर शहद जो बनता है, वो सारी वर्कर्स क्या होती है, स्ट्राइल होती है, बंधे होती है, जिनकी संतानें उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे म्यूल का एग्जाम्पल है, सेम ऐसे ही हनी बीज का। इतना समझ में आ गया कि लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, इनफर्टाइल ह्यूमन। ह्यूमन भी तो है, हमारे पास देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, राइट।
उस केस में क्या होता है, या तो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, या जो फीमेल होगी उसमें प्रॉपर तरीके से एग नहीं बन रहे होंगे। और जब ये कंडीशन आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे क्या है, गैबिट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं से मिलके क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, फिर एक नया जीव बनेगा। बट जब गैबिट ही नहीं बन रहे, स्पर्म ही नहीं बन रहे, एग नहीं बन रहे, तो उस केस में क्या होगा, ह्यूमन की भी संतानें, उस केस में उस ह्यूमन की संतानें नहीं हो सकती है। तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स कि अगर मेल में गैमेट नहीं बन रहा है और फीमेल में एग बन रहा है, दोनों केस में हम देखेंगे, तो क्या करेंगे, गैमेट लेके इन विट्रो मतलब किसी एक, जो आपका प्रयोगशाला में जो होता है, किसी बर्तन में लगा लीजिए, वहां पे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ग्लास के, राइट। तो इसमें क्या लिया, एग एंड स्पर्म। बॉडी से बाहर फीमेल के यूट्रस से क्या लिया, एग ले लिया, और यहां से मेल से क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया। फिर इसको बाहर एक उचित कंडीशन में क्या किया, क्या कराया गया, फ्यूजन करवाया गया। और जैसे इसका फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे जब सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, 1 से 2, 2 से 4, फिर इसको क्या करते हैं, फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया कि टेस्ट ट्यूब बेबी ये इसी का एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, दूसरे एक टेक्नोलॉजी को हायर करके, बॉडी के बाहर, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। तो यहां से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो IVF की फुल फॉर्म, आई मतलब इन विट्रो, और फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक, तो ये सजीवों के कुछ लक्षण है। ये आपके 12th के चैप्टर में आपकी फर्स्ट जो यूनिट है वो पूरी इसी बेस पे है, रिप्रोडक्शन पे। प्लांट रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें आपकी जेनेटिक हेल्थ है, बहुत सारी चीजें, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत सिंपल टाइप का, एक ही सेल चाहिए होती है, सिंगल मदर। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल है क्लोन। आपने सुना होगा क्लोन। फर्स्ट क्लोन कौन बनाया गया था, किसी को पता है, सिंगल सेल से एक नए जीव का निर्माण किया गया। प्लांट में तो बहुत इजी है, आपने कलम बना दी, राइट, आपने आलू आपने लगाए तो काट के लगा लिए, फिर नया प्लांट बन गया। बट एनिमल के केस में आपको पता है, एक सिंगल सेल से नया एनिमल बना। एक भेड़ थी, डॉली, सबसे पहले जो क्लोन जिसका बनाया गया था, शीप। कैसे बने, एक फीमेल शीप से एक नई फीमेल शीप, यानी कि एक सिंगल एग सेल से, यहाँ पे कोई भी मेल गैमेट की जरूरत नहीं थी, राइट। एक सिंगल सेल से शीप की एक एग सेल ली, ठीक, और उसपे क्या किया गया, जो हमारी हाई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू इसमें डिवीजन करवाया गया, इसकी एग सेल में। पहले एग सेल को बाहर रिमूव किया गया, राइट, उसमें फ्यूजन करवाया गया, और फिर से उसी भेड़ की गर्भ में जो यूट्रस होता है उसमें उसको रोपित कर दिया गया और एक नए एनिमल का निर्माण हुआ।
क्लोन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल, हमें सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट। तो जो उसका जो भी बेबी होगा वो कैसे होगा, सेम अपनी मदर के जैसे, और फीमेल ही होगा। बट जितने भी क्लोन एनिमल्स होते हैं इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, 5 साल 6 साल, बस इतना ही। तो टेक्नोलॉजी आप देखिए या मेडिकल साइंस देखिए कितना एडवांस हो गया कि बिना किसी मेल गैमेट के ही संतानें उत्पन्न हो रही है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बस इतना ध्यान रखिए, जहां पे सिंगल सेल यूज हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जहां पे 2 गैमेट यूज हो रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। प्लांट के केस में भी ऐसी है, पॉलन ग्रेन, ठीक, और वहां पे जिनकी जो एग सेल होती है, और इससे क्या बनेगी, फिर फ्रूट बनते हैं। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे 2 गैमेट्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल, और इनसे जो संतानें बनती है कैसी होंगी, वो सेम होंगी नहीं होंगी, उनपे क्या होंगे, उनके पूर्वजों के लक्षण भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के एक्सचेंज भी होगा ना। कुछ क्रोमोसोम मदर से आएंगे, कुछ क्रोमोसोम फादर से, और मदर के जो क्रोमोसोम है वो भी उनकी मदर से आए होंगे, फादर से आए होंगे। तो इस तरह से संतानें सेम नहीं होती है। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, किसी का चेहरा किसी की दादी से मिल रहा है, किसी की नानी से मिल रहा है, कोई बुआ की तरह दिख रहा है, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए नए विकास देखने को मिल रहा है। जबकि एसेक्सुअल में सेम वही रहेगा, जैसे पेरेंट है सेम उसी की तरह, उसका पूरा साइज भी होगा, उसका कलर भी होगा, राइट। इतना सबको समझ में आ गया, हैंड रेज कर लीजिए। ओके, तीसरा और नेक्स्ट, इस पे कौन सा फीचर है सजीवों का, इन ऑल लिविंग एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, ठीक। क्या होगा, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। सबसे मुख्य जो कैरेक्टर है इसका सजीव का, कि वो क्या करता है, वातावरण के प्रति एक उसके प्रति एक रिएक्ट करता है। जैसे हमें सर्दी लग गई तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। गर्मी लग गई, हम रिएक्ट कर रहे हैं ना, हमने फैन ऑन कर लिया। हमें चोट लगी तो हमने दवाई लगा ली, हमें महसूस हो रहा है। कभी हमें बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये सारे हम करते हैं ना रिएक्ट। जबकि जितने भी आपके नॉन लिविंग है, ये इनमें ऐसा कॉन्शियसनेस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। सो इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। कल हम वही बात कर रहे थे कि ग्रोथ, आपने कहा कि जितने भी लिविंग बीइंग है उनमें वृद्धि हो रही है, लेकिन ये सही नहीं है। नॉन लिविंग में भी वृद्धि होती है, कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। आपको मैंने एग्जांपल दिया था टेबल का, चेयर का, या रेत के टीले का, पहाड़ों का, राइट। जबकि सेंस एनवायरमेंट, जितने भी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, जितने भी सजीव है, जितने भी निर्जीव है, इनमें ये कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये समझ में आ गया कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम किसी भी पर्यावरण के प्रति, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम उसके प्रति क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जबकि निर्जीव में या नॉन लिविंग में ये कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें एक एग्जांपल एनसीईआरटी में आपका दिया है, कोमा पेशेंट। कोई पेशेंट है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, और वो कोमा में चले गया, राइट। उसमें कोई कॉन्शियस नहीं है, वो कोई महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन हम उस कंडीशन में उसे निर्जीव नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बताओ, जबकि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है तो हम सजीव है, और जिसमें नहीं है वो निर्जीव है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कोमा पेशेंट, कि कोई कोमा में चले गया बहुत सालों तक, तो आप उसको क्या बोलोगे, निर्जीव या सजीव? वो लिविंग में ही आएगा, सजीव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन आप उसको जो दवाइयां दे रहे हो, जो भी आप उसको मेडिसिन दे रहे हो, वो तो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है ना, उसके प्रति रिएक्ट कर रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
जो भी है मतलब रिएक्ट कर रही है दवाइयों के प्रति, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, राइट? सिर्फ ब्रेन डेड हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे कि सेल्फ कॉन्सियसनेस नहीं है बट मेटाबॉलिज्म वहां पे चल रहा है, आपके जो ऑर्गन है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, सांस तो चल रही है, राइट? तो इसको आप देख लीजिएगा बुक पे। तो यहाँ का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये सेल्फ कॉन्सियसनेस नहीं है, उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही है क्योंकि वो दवाइयों के प्रति रिएक्ट कर रहा है। अब इस पे आते हैं हम मेटाबॉलिज्म, लास्ट आपका जो है इसमें लक्षण मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में हमने सपोज हमने खाना खाया, राइट? फिर क्या हुआ, उसका डाइजेशन होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर वो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस सेल्स को एक तरह से एक्टिव करेंगे। हमारी बॉडी जितनी भी सेल से बनी है उन सबको ये क्या करेगा, एक्टिव करता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म। आपने ड्यूरिंग कोविड में देखा होगा, जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोविड का जो पीरियड चल रहा था, उसमें हमने क्या कहा था कि इम्यून सिस्टम को ग्रोथ करिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म जब सही है, आपकी सेल्स जब बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो कोई भी बीमारी आसानी से आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकती। कैसे इसको समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जब आप जो भी आप खाना ले रहे हो उसमें क्या है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, राइट? कैल्शियम है, आप दूध पी रहे हो और आप वाइटामिन ले रहे हो, डिफरेंट टाइप के वाइटामिन ले रहे हो, लेकिन वो कब काम करेंगे, जब प्रॉपर सेल उसको एब्जॉर्ब करेगी, हर एक सेल तक जो वो पहुंचेगा। और कब पहुंचेगा, जब आपके मेटाबॉलिज्म रेट बिल्कुल सही होगा। और मेटाबॉलिज्म सही रखने के लिए क्या करना होता है, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है, स्कूल में आपने देखा आपको डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है, योग आपको करवाए जाते हैं, वो सब इसी चीज के लिए जरूरी है। अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से भी देखें कि हमें अगर हमारी कोशिकाएं हेल्दी है, स्वस्थ है, काम प्रॉपर तरीके से कर रही है, तो हमें कोई भी बीमारी बहुत आसानी से इफेक्ट नहीं कर सकती है। और उस चीज के लिए क्या जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, राइट? तो ये इन सब चीजों के पीछे यही कंसेप्ट रहता है कि सेल तक प्रॉपर जो हम डाइट ले रहे हैं वो हर एक सेल तक पहुंचे। और हमारा शरीर तो कितनी सेल से बना है, बहुत सारी सेल से, ठीक? तो जब सेल्स प्रॉपर तरीके से काम करेगी, मेटाबॉलिज्म आपका सही होगा, हर एक सेल तक एटीपी मॉलिक्यूल जाएंगे। आपको पता ही एनर्जी को रिलीज करते हैं और सेल्स क्या करेगी, अपना काम करना सही से आप काम करना शुरू कर देगी। कैसे, हार्मोन। एक एग्जाम्पल लेते हैं हार्मोन का, सपोज इंसुलिन जो हमारा हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है, ये पैंक्रियास से, अग्नाशय ग्रंथि से। इसके छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म सही है तो एटीपी मॉलिक्यूल, जो भी एनर्जी हम जो डाइट ले रहे हैं प्रॉपर हर एक सेल तक जा रही है, और उस सेल में एक इंसुलिन, एक पैंक्रियास ग्लैंड भी है, जैसे इसको प्रॉपर एनर्जी गई, प्रॉपर एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुंचे, इसने प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू किया और क्या रिलीज शुरू कर दिया, इंसुलिन। और इंसुलिन जैसे ही हमारी बॉडी में रिलीज होगा, क्या होगा इससे, बताओ? हम जो भी खाना लेते हैं उसमें ग्लूकोज की जो अमाउंट होती है उसको आप नॉर्मल बोलते हो शुगर, ये शुगर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे आपकी कोई इंक गिर जाती है तो आप क्या करते हो, चौक से उसको सही करते हो ना, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो, या स्पॉन्ज आते हैं, स्पॉन्ज से आप उसको क्या करते हो, कोई इंक गिर गई है, कोई पानी गिर गया, आप इस तरह से स्पंज का यूज करते हो। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में इंसुलिन यही काम करता है कि हमने जो भी ग्लूकोज लिया किसी भी डाइट के थ्रू, राइट, और हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन इसको क्या करना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब, यानी कि इसने सेल को पावर दे दी एब्जॉर्ब करने की। बट अगर ये सेल सही से काम नहीं कर रही है, आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, अब इस कंडीशन में क्या होगा,
पैंक्रियाज एक्टिव नहीं होगा। जैसे होता है ना, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि सुबह 5 बजे उठो, डेली पढ़ाई करो, करना होता है ना ऐसे मोटिवेट। तो एक तरह से आप यही समझ लीजिए, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है हर एक सेल को मोटिवेट करता है कि आपको यही काम करना है और टाइम से करना है। सपोज मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा, पैंक्रियाज कैसे हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। उसको कोई बताने वाला ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। अब जब लेजी हो जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं मुझे करना क्या, तो क्या होगा, इंसुलिन का सेक्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना आना चाहिए था बॉडी में ब्लड के साथ नहीं आएगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारे ब्लड में जो भी ग्लूकोज की अमाउंट थी, अब एब्जॉर्ब तो हो नहीं रही है, बच नहीं रही है, तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, कौन सी बीमारी हो जाएगी बताओ, डायबिटीज, शुगर, बोलते हो ना, शुगर हो गया। और अब तो ये कंडीशन है, हर एक घर में एक शुगर के पेशेंट जरूर होगा, है कि नहीं, ये बताओ। आसपास आपने सुना होगा कि हाँ मुझे शुगर है, शुगर है। बट क्यों शुगर हुआ, प्रॉपर तरीके से उसका मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम हर केस में देखेंगे, हमारा हार्ट सिस्टम है, हमारी किडनीज है, हमारा ब्रेन है, लंग्स है, राइट। तो मेटाबॉलिज्म के लिए क्या जरूरी है, प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, ताकि हर एक सेल अपना काम सही से करे और उसके जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे से हो। अब इसमें दो तरह के आपके मेटाबॉलिज्म की दो इसमें कंडीशन है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज अ कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म, इसमें कोई भी चीज कंबाइंड होती है। कैटाबॉलिज्म क्या होगा, रिएक्शन होती है जिसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं। सपोज आपने खाना लिया, फूड लिया, ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या हो गया, एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बताइए, CO2 चाहिए होती है, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सारे आपस में रिएक्शन करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएंगे, राइट। तो जहां पे जुड़ने की क्रिया होगी आपके शरीर में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। आप लिख रहे हो ना, साथ साथ नोट भी करते रहिए बेटा, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, जहां पे भी मॉलिक्यूल टूट रहे, ठीक, तो एक में तो ब्रेक हो रहा है, एक में जुड़ रहा है, बस इतना ही अंतर इसमें आता है। कई बार आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल दीजिए या फिर इसमें डिफरेंस आप करिए। और ये भी आपका क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, सभी सजीवों का ये डिफाइनिंग फीचर है। इट मीन्स ये नॉन लिविंग में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट। इतना समझ में आ गया सबको। अब इस चैप्टर में आगे का जो टर्म है आपका वो है बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर में क्या होगा, एक तो क्लास 11th का भी कवर हो रहा है और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके पास भी थोड़ा थोड़ा ये पोर्शन है, थोड़ा डिटेल में है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, फिर बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे से इसको बताया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो सजीवों के लक्षण समझ में आ गया सबको, हमने क्या क्या चीज उसमें पढ़ी थी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ कॉन्सियसनेस और उसकी तरह सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ प्रोड्यूस होना, ये सारे लक्षण किसके थे, सजीवों के। अब इसके आगे आता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक। बायोडाइवर्सिटी फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि बायो का मतलब हमेशा याद रखना लाइफ,
कल पढ़ा था ना हमने बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, जिसमें भी लाइफ है, एंड डाइवर्सिटी विभिन्नता, डिफरेंस। मतलब हमारे अर्थ पे क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, उनमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो वही टर्म कहलाता है बायोडाइवर्सिटी, कि लाइफ पे जितने आपके डिफरेंसेस आपको आसपास देखने को मिल रहे हैं। ठीक, चाहे एनिमल की हम बात करें, जैसे इसमें आप इस साइड देख पा रहे हो, ये सारे आपके अर्ली जो भी एनिमल्स थे, जैसे हमने कल बात की थी कि अमीबा है, पोरीफेरा है, फिर सिलेंड्रेटा आया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस आया, राइट। और ये सारे आपके क्या है, नॉन कॉर्डेट, अकशेरुकी। नॉन कॉर्डेट मतलब जिसकी बैकबोन क्या होती है, एब्सेंट। जैसे हमारी बैकबोन है प्रेजेंट, हम सीधे खड़े होके चल रहे, कोई भी काम झुक के कर सकते, बट ये एनिमल्स है, इनमें क्या है, बैकबोन आपकी, इनकी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसको कहते हैं नोटोकॉर्ड। एनिमल्स तो है, लेकिन एनिमल्स में भी क्या है, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। कुछ एनिमल्स है जिसमें बैकबोन है ही नहीं, जैसे आपका केचुआ हो गया, कॉकरोच हो गए, राइट। और भी बहुत सारे इसमें देखेंगे आप, जितने समुद्री जीव है, स्टार फिश हो गया, पाइला हो गया, या इंसेक्ट फैमिली आप ले लीजिए, कीट वर्ग, इसमें जितने भी है सारे नॉन कॉर्डेट्स है। इस तरह आप देख रहे होंगे ये सारे उच्च कशेरुकी है, हाई वर्टिब्रेट्स। तो ये कॉर्डेट है सारे, जिनमें क्या है, बैकबोन प्रेजेंट है, और इनसे थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा एडवांस है। ऐसे ही डाइवर्सिटी हम किसमें देखेंगे, प्लांट में। एनिमल में समझ में आ गया, कुछ कॉर्डेट्स होते हैं, कुछ नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ऐसे ही प्लांट में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा जो प्लांट है, कैटेगरी है, सबसे नीचे जिसको हमने रखा है वो है ब्रायोफाइट्स, राइट। उसके बाद कौन से है, टेरिडोफाइटा, जिनकी हाइट, इसमें फ्लावर्स एंड सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। और आपके आसपास भी बहुत सारे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हमारे, सब्जी होती है ना इसकी, लिंगड़े की सब्जी आप बोलते हो उसे, राइट। दिस इज अ टेरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आपने देखा होगा उसकी हाइट कितनी होती है, ज्यादा बड़े भी नहीं होते, छोटे भी नहीं होते, लेकिन पत्तियां उसमें प्रॉपर दिखेगी, जड़ें दिखेगी, चाहे थोड़ा सा छोटे रूप में दिखे, बट प्रेजेंट होती है। लेकिन फ्लावर्स नहीं होंगे और सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। अब इससे और उच्च कौन आ गया, कॉनिफर्स, जिम्नोस्पर्म, चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़। और कैसे आप पहचानोगे इसे, जिम्नोस्पर्म को। अब देखिए टेरिडोफाइटा कितना छोटा था, और इससे एडवांस कौन सा हो गया, जिम्नोस्पर्म। इनकी लीफ, पत्तियां कैसी होती है, निडल लाइक, सुई के जैसे। देखिए ना सारे बच्चों ने, पत्तियों से भी आप पहचान सकते हो कि कौन जिम्नोस्पर्म है। हिंदी में इसको कहते हैं अनावृत बीजी पौधे। तो आप यही से देख लीजिए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, पहले छोटे थे, फिर और जैसे जैसे विकास हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में कौन से आए, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधे। इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें फ्लावर्स बनते हैं, फूल बनेंगे पहले, और फिर उसके बाद क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, फल बनेगा। तो आपके आसपास ऐसे कितने पौधे हैं, बहुत सारे। आजकल तो बहुत सारी सब्जियां हो रही है, बैंगन है, टमाटर है, खीरा, कद्दू, लौकी। सबसे पहले उसमें क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं ना, फूल आते हैं। उसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, फ्रूट बनेगा फिर, राइट। सेब हो गया आपके, मतलब जितने भी आपने आसपास देखे, ये सारे जिसमें भी फ्लावर्स और फ्रूट्स बन रहे हैं, ये सारे किस कैटेगरी में है, एंजियोस्पर्म कैटेगरी में। इतना समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी भी क्या है, प्लांट भी अलग अलग तरह के, कोई छोटे है, कोई बहुत बड़े हैं, किसी में फ्रूट बन रहे, किसी में फ्रूट्स नहीं बन रहे। जैसे जिम्नोस्पर्म है, इनमें फ्रूट्स नहीं बनते, फ्लावर्स नहीं आते,
इनकी पत्तियां भी बिल्कुल अलग होती है, सुई की जैसे होती है, जबकि इनमें क्या से होगी, इस तरह की लीव्स होगी। फोटोसिंथेसिस पे सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करते हैं एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया? बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे? एनिमल और प्लांट में मिलने वाली जो विभिन्नताएं होती है अर्थ के ऊपर। अर्थ में बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल, इनमें जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता। हिंदी में इसको कहते हैं जैव विविधता, राइट। अब इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, और हम लोग तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसको किस कैटेगरी में रखें। तो जैसे आपके घर में या स्कूल में आपने देखा होगा, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो टीचर कंफ्यूज हो तो क्या करते हैं बताओ? आपका एक क्लास रजिस्टर होगा ना जिसमें आपका नाम लिखा होगा, है ना? सबकी क्लास में रजिस्टर जिसमें आपकी अटेंडेंस होती है, और जिसमें 2 नाम की लड़कियां होंगी उसमें कैसे लिखा होगा बताओ? अगर कोई सपोज नेहा रावत है, सपोज, और एक ही लड़की दूसरी, उसका नाम भी नेहा है लेकिन नेहा बिस्ट, कुछ भी नाम ले लीजिए, और ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हर क्लास में एक नाम के 2 बच्चे, कई बार तो 5 बच्चे भी हो जाते हैं। तो कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? डाइवर्सिटी। एक क्लास में 80 बच्चे और डाइवर्सिटी होगी ना, सब अलग अलग एज के होंगे, कुछ सेम एज के होंगे, नाम सबके अलग होंगे। अब हम कैसे इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे? सबसे पहला मैंने क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली सिस्टम हम इसको अरेंज करेंगे, सिस्टमैटिकली इसको अरेंज करते हैं ना। आपने अपना रजिस्टर देखा कभी सही से, तब आपको टैक्सोनॉमी बहुत जल्दी समझ में आएगी कि सपोज आपने ए अल्फाबेट वाले पहले सबके बच्चों के नाम लिखे होंगे, राइट, फिर बी अल्फाबेट से, फिर सी, फिर इसमें भी जो अल्फाबेट पहले आएगा, सपोज ये बिस्ट है तो ये पहले रोल नंबर इसका होगा, फिर रावत का बाद में होगा। क्लियर हो गया इतना? ऐसे ही हमें प्लांट और एनिमल को सिस्टमैटिक तरीके से लगाना है। तो उस साइंस को क्या कहते हैं जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं? उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे इसे? टैक्सोनॉमी। और ये साइंस है किसकी? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना, किसी भी एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशन करना सिस्टमैटिक तरीके से, उस साइंस को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। और किसने ये काम किया होगा बताओ? मालूम है आपको? 10th में आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, या क्लास 9th में भी आपके पास थोड़ा बहुत है क्लासिफिकेशन का, एनसीईआरटी बुक पे आपने देखा होगा। कौन थे इसके फादर जिन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया था? कैरोलस लीनियस, राइट। तो इसके फादर कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। इतना समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी चीजें हैं, आपके प्लांट की बहुत सारी कैटेगरी है, एनिमल की कैटेगरी है, लेकिन इन सबको हम एक सिस्टम से जब लगाएंगे वो साइंस कहलाती है टैक्सोनॉमी, जिसमें हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। और इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो बिल्कुल एक जैसे प्लांट दिख रहे हैं, जिसमें सिमिलैरिटीज बहुत सारी एक जैसी है, उसको हम एक कैटेगरी पे बनाएंगे, और जिसमें डिससिमिलरिटीज है उसको अलग रखेंगे। क्लियर? जैसे आप घर में भी आप बुक्स रखते हैं ना, एक तरफ आपकी साइंस की बुक होगी, आपके स्कूल की जो लाइब्रेरी है वहां पे एक सिस्टम से आपने बुक्स रखी होंगी। अगर साइंस का सेक्शन है तो उसमें भी फिजिक्स का अलग एक सेल्फ होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायो का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा। तो ऐसे ही हमें अब एनिमल को क्या करना है? सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का आपका होमवर्क किया है बेटा, नोट करिए। इसको हम कल बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आज। देखो आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स होंगे ना, आपको क्या करना है? उनको कलेक्ट करना है और ड्राई करना है। ड्राई मतलब सुखाना है, आप धूप में सुखाइए या किसी बहुत सारी बुक्स के अंदर रख के सुखाइए या प्रेस करके सुखाइए, और इनका कलेक्शन करना है ऐसे। जैसे आपके सपोज गुलाब का ले लिया, आलू का प्लांट, आजकल बहुत सारे आपने देखो कि सब्जियां बहुत हो रही,
किसी का फ्लावर्स रख लिया, बुराक का फूल है, कोई भी अलग से आपकी जो आसपास के क्षेत्र की जो विशेष जो आपके वहां पे प्रजातियां होंगी। कुछ औषधीय पौधे होते हैं जिन्हें हम चोट लगने पे यूज करते हैं ना, घरों में तो बहुत मेडिसिनल प्लांट हम यूज करते हैं। चोट लगे तो कुछ जड़ी बूटियां होती है, हम उनको ही यूज कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों को आप कलेक्शन कर लीजिए। फिर इसको मैं कल आपको बताऊंगी कि कैसे ये फाइल तैयार करनी है। इसको कहते हैं हर्बेरियम फाइल, और 11th क्लास में तो ये बनती ही बनती है। तो आज का ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरह से कलेक्शन करना है, फिर इसको ड्राई करके प्रेस करके आपको रखना है। फिर मैं आपको कल बताऊंगी कैसे इसको लिखना है, इसके बारे में क्या क्या इसको आपको लिखना और कैसे आपको इसको रखना है, राइट। और आज आपको जितना पढ़ाया है सब आप इसको लर्न करके आएगा। समझ में आ गया सबको? हाथ हैंड रेज करके बताइए, समझ में आ गया? ओके, ठीक है, थैंक यू।